स्टूडेंट्स, अभी तक हमने दास वंश और खिलजी वंश के बारे में जाना। आज हमारा जो तीसरा वंश है तुगलक वंश, हम उसके विषय में जानकारी लेंगे और उसमें भी मोहम्मद बिन तुगलक जो कि 1325 ईस्वी में गद्दी पर, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मोहम्मद बिन तुगलक की ने गद्दी पर बैठने के पश्चात जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई, उनके बारे में आज का हमारा चैप्टर है, तुगलक की विभिन्न योजनाएं। तुगलक ने 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक शासन किया। वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सुल्तान था। नवीन योजनाएं बनाने का उसे शौक था और वो जो योजनाएं होती थी वो कार्य रूप में सही भी होती थी, लेकिन उनका क्रियान्वयन जो होता था वो उसमें उसे अपने अधिकारियों का, अपने दरबारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं हो पाया और न वो ढंग से क्रियान्वित हो पाई। इसलिए उसके द्वारा बनाई गई ये योजनाएं जो थी वो अधिकांशतः असफल रही। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने राजस्व के क्षेत्र में सुधार करने की योजना बनाई। इसके लिए उसने गद्दी पर बैठने के कुछ समय पश्चात ही सूबों में एक रजिस्टर रखवाया, जिसमें कि सूबेदार अपनी आय और व्यय का हिसाब रखा करते थे। उसके पीछे उसका ये उद्देश्य था कि प्रत्येक सूबा जो है वो उससे हमें कितनी लगान प्राप्त हो सकती है, इसकी जानकारी इसके माध्यम से मिल सकती है। उसका जो दूसरा प्रयोग था वो दोआब में कर वृद्धि थी। राजस्व के क्षेत्र में सुधार करने और राजस्व में वृद्धि करने के उद्देश्य थे। उसने दोआब का, जो कि दोआब का क्षेत्र काफी उपजाऊ माना जाता है, वहां पर कर वृद्धि करने की योजना बनाई। इतिहासकारों का ये मानना है कि ये कर वृद्धि जो थी अलग अलग दर से, जैसे बर्नी कहते हैं कि ये जो कर वृद्धि की गई ये पूर्व के 10 से 20 गुना ज्यादा की गई। दूसरी तरफ फरिश्ता लिखते हैं कि यह कर वृद्धि 3 से 4 गुना थी, जबकि डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव और डॉक्टर त्रिपाठी के अनुसार यह कर वृद्धि 5 से 10% थी और ये केवल करों में ही, उपज में ही वृद्धि नहीं की गई, बल्कि जो रिहायशी मकान थे, जो चरागाह क्षेत्र था, उस पर भी ये वृद्धि की गई। तो इसलिए ये वृद्धि बहुत अधिक ज्यादा नहीं थी। लेकिन बर्नी द्वारा जो ये कहता है कि ये 10 से 20 गुना थी, ये काफी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होता है। अब जब उसने कर वृद्धि योजना लागू कर दी और साथ ही अधिकारियों को ये आदेश दिए कि करों में जो वृद्धि की गई है उसकी वसूली जो है वो कठोरता से की जाए। दुर्भाग्यवश उसी समय दोआब में अकाल पड़ गया और अकाल के कारण फसल अच्छी नहीं हुई, जिसके कारण किसान जो थे, जो पूर्व में निर्धारित दरें थी उन्हें देने में भी अक्षम थे। लेकिन अब अधिकारियों द्वारा उन पर ये प्रेशर डाला जा रहा था कि वो बढ़ी हुई दरों के हिसाब से कर दे, जिसका परिणाम ये हुआ कि बहुत से किसान अपनी खेती छोड़कर चले गए, बहुत से ने शहरों में पलायन कर लिया और बहुत से डकैती, चोरी आदि अन्य कामों में संलग्न हो गए। जब सुल्तान को ये पता चला कि किसान जो हैं वो अकाल के कारण बढ़ी हुई दरों को देने में असफल हैं, तो उसने ये योजना बनाई कि किसानों की सहायता के लिए उन्हें तकावी ऋण दिया जाए। अतः उसने 2 करोड़ टंकर तकावी ऋण की घोषणा की, जिसके आधार पर उन्हें खेती से संबंधित बीज, खाद और अन्य चीजें उपलब्ध कराई गई और ये जो तकावी ऋण उसने दिए, इनकी वसूली वो कभी भी नहीं कर पाया। तो सुल्तान की जो योजना थी कि इससे राजस्व में वृद्धि होगी, इससे राजस्व में वृद्धि न होकर और अधिक नुकसान हुआ, जिसके कारण बाद में सुल्तान को ये योजना वापस लेनी पड़ी और राजकोष को पहले से अधिक घाटा हुआ। उसकी दूसरी योजना थी कृषि विभाग का निर्माण। मोहम्मद बिन पहला ऐसा सुल्तान था
जिसने राज्य की ओर से कृषकों के लिए एक नए विभाग का निर्माण किया, जो कि दीवाने कोही के नाम से जाना गया। दीवाने कोही का निर्माण करने के पश्चात उसने लगभग 60 वर्ग मील का क्षेत्र जो था वो किसानों को उपलब्ध कराया कि वो उस पर खेती करें और विभिन्न प्रकार की फसलें एक के बाद एक करके बोएं, जिससे कि उपज जो है वो बढ़ सके और साथ ही राजस्व जो है उसमें भी वृद्धि हो। और इसके लिए न केवल भूमि उपलब्ध कराई गई बल्कि 70 लाख टन का उसने धन राशि भी दी, जिसका उपयोग उस भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए किया जा सके। सुल्तान की जो सोच थी, सुल्तान की जो योजना थी, वो वस्तुतः प्रशंसनीय थी, लेकिन सुल्तान के कर्मचारियों द्वारा, जो राजस्व कर्मचारी थे, उसमें उनके द्वारा फैलाए गए भ्रष्टाचार और उनके द्वारा खराब बीजों का बांटना और किसानों के साथ अच्छा व्यवहार न करना, वो उसकी इस योजना की असफलता के कारण बने। साथ ही जो भूमि थी वो बंजर थी, जिसके कारण उस पे यदि किसान मेहनत भी करते तो उन्हें बहुत अधिक उसका रिजल्ट नहीं मिलता, इसलिए किसानों ने इसमें उदासीनता दिखाई। इसके अलावा ये जो योजना थी, इसके लिए उसने 3 वर्ष का समय रखा। अब इतने बड़े वर्ग क्षेत्र में खेती करके उसका परिणाम आने में दीर्घकालिक योजना बनानी चाहिए थी, लेकिन सुल्तान द्वारा जो योजना बनाई गई वो केवल 3 वर्ष के लिए थी, इसलिए ये योजना भी सुल्तान की असफल रही और सुल्तान को वापस लेनी पड़ी। अब उसकी सबसे महत्वपूर्ण योजना जो थी वो थी राजधानी परिवर्तन की योजना। ये राजधानी परिवर्तन की योजना क्या थी कि उसने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद शिफ्ट करने की योजना बनाई। दिल्ली से दौलताबाद की जो दूरी थी वो 900 मील के करीब थी, इसलिए लोगों को वहां पहुंचने में बहुत अधिक कठिनाई हुई। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने इस योजना को बनाने का उसके दिमाग में कैसे आया। इसके बारे में भी अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। जैसे बर्नी लिखते हैं कि देवगिरी जो थी वो साम्राज्य के केंद्र में स्थित थी और सुल्तान का ये मानना था कि देवगिरी या दौलताबाद को राजधानी बनाकर वो दक्षिण के राज्यों को अच्छी तरह से उनकी देखभाल कर सकेगा, इसलिए उसने दौलताबाद को राजधानी बनाने की योजना बनाई। इब्न बतूता लिखते हैं कि दिल्ली के नागरिकों द्वारा असम्मानजनक पत्र समय समय पर सुल्तान को लिखे जा रहे थे, अतः उन्हें दंडित करने के उद्देश्य से सुल्तान ने इस योजना को लागू करने की सोची। हालांकि ये तर्क बहुत अधिक तर्क संगत प्रतीत नहीं होता कि कोई सुल्तान इतनी छोटी सी बात पर राजधानी परिवर्तन की योजना बना लेगा। दूसरी ओर डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव कहते हैं कि सल्तनत का जो दिल्ली वाला क्षेत्र था वो उत्तर पश्चिमी सीमांत से होने वाले आक्रमणों के कारण, मंगोल आक्रमणों के कारण हमेशा से असुरक्षित रहा था। इसलिए सुल्तान ने ये सोचा कि जब दौलताबाद वो अपनी राजधानी बना लेगा तो इस तरह के आक्रमणों से राज्य जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। हबीबुल्लाह साहब का मानना है कि दक्षिण भारत की समृद्धि का जो लालच था, दक्षिण भारत में अथाह धन संपत्ति थी, इस बात की जानकारी सुल्तान को थी और इस संपत्ति से अपने साम्राज्य का विस्तार करने, अपने राजकोष में बढ़ावा करने के उद्देश्य से उसने इस योजना को लागू किया। मेहदी हुसैन साहब लिखते हैं कि दक्षिण में वो मुस्लिम संस्कृति का केंद्र स्थापित करना चाहता था, इसलिए उसने दिल्ली से दौलताबाद को राजधानी बनाने की योजना बनाई। अब इन जो ये कारण दिए गए हैं, इनमें से कुछ कारण हो सकते हैं जो कि सुल्तान की सोच में रहे होंगे, लेकिन कि कुछ कारण बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि जिनका की कोई औचित्य नहीं है।
लेकिन सुल्तान ने जब ये योजना बनाई, सुल्तान ने संपूर्ण जनता को वहां जाने का आदेश दे दिया और आदेश देने के पश्चात उसने जनता की सुविधा के हिसाब से दिल्ली से दौलताबाद के इतने लंबे रास्ते पर स्थान स्थान पर छायादार वृक्ष लगाए, सरायों का निर्माण कराया, लोगों के रुकने के लिए धर्मशालाएं आदि बनवाई। लेकिन वो रास्ता इतना लंबा था और कि लोगों को अपना पैतृक स्थान छोड़कर जाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए सुल्तान की ये योजना भी असफल नहीं हुई। निजामी और मेहंदी हुसैन साहब का ये मानना है कि सुल्तान को की ये योजना जो थी, इसके लिए उसे संपूर्ण जनता को यह आदेश न देकर केवल अधिकारियों और दरबारियों को ही आदेश देना चाहिए था कि वो दौलताबाद से अपना कार्य संचालित करें। संभवतः तब यह योजना ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकती थी। लेकिन कारण कुछ भी रहा हो, उसने दरबारियों के, और उनका ये मानना भी है कि अधिकांशतः दरबारी लोग ही दौलताबाद गए। लेकिन ये भी जान पड़ता है विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को पढ़ने के पश्चात कि जनता को भी दौलताबाद जाने के लिए बाध्य किया गया। हालांकि इसमें बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण बातें भी कही जाती हैं। कुछ बर्नी ये लिखता है कि सुल्तान रात को छत पर चढ़कर ये देखा करता था कि किसी घर से की चिमनी से किसी प्रकार का धुआं तो नहीं निकल रहा। कोई कहता है कि जो असहाय व्यक्ति थे, पशु थे, उन्हें भी दौलताबाद ले जाने के लिए विवश किया गया। ये सब अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, लेकिन इतना अवश्य है कि लोगों को दिल्ली छोड़कर दौलताबाद जाने के लिए विवश किया गया था। अतः सुल्तान की ये योजना भी असफल रही और असफलता के कारणों में वही कि योजना जो थी उसकी गलत ढंग से क्रियान्विति की गई। संपूर्ण जनता को वहां ले जाना कतई भी तर्कसंगत नहीं था और जो ले जाने का तरीका था कि लोगों के साथ जबरदस्ती की गई, वो भी तर्कसंगत नहीं था। फिर दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद को विकल्प चुनना कि संपूर्ण उत्तर भारत को छोड़ने के पश्चात दक्षिण भारत को अपने केंद्र बनाना या राजधानी बनाना, ये भी कोई राजा द्वारा सोचा गया सकारात्मक प्रयास नहीं था। फिर जनता जहां लंबे समय से रह रही होती है, वहां उसका कारोबार, उसका सामाजिक दायरा, उसका व्यवसाय, सब चीज स्थापित हो चुकी होती है। इसलिए एक निर्णय, राजा के एक निर्णय के पश्चात दिल्ली से को छोड़कर और दौलताबाद जाना लोगों को कतई भी पसंद नहीं आ रहा था और वो उसका लगातार विरोध किए जा रहे थे। सुल्तान का जो ये तर्क था कि मंगोल आक्रमण से राज्य की सुरक्षा हो सकेगी, ये भी कोई बहुत सॉलिड तर्क नहीं लगता, क्योंकि मंगोल आक्रमणकारी दक्षिण उत्तर पश्चिमी सीमांत पर उसके बाद भी प्रभावशाली रहे और दौलताबाद में रहकर उस क्षेत्र को सुरक्षित करना संभव नहीं। अब राजधानी परिवर्तन की योजना का लगातार जो विरोध होता रहा, उसके पश्चात सुल्तान ने सोचा कि लोगों को पुनः दिल्ली जाने की अनुमति उसने प्रदान कर दी। इतनी परेशानी के बाद लोग दौलताबाद पहुंचे थे और जब सुल्तान द्वारा यह आदेश दे दिया गया कि लोग पुनः दिल्ली जा सकते हैं, तो उनके लिए एक अत्यंत कठिनाई का कारण बना। साथ ही सुल्तान द्वारा लोगों को शिफ्ट करने में जो धन लगाया गया, जो लोगों को असुविधा हुई, उसका कोई विकल्प नहीं था। और ये कहा जाता है कि बाद में सुल्तान के आदेश के बाद जब लोग दिल्ली आकर रहने लगे, तो दिल्ली में पुनः वो समृद्धि देखने को नहीं मिली, क्योंकि अब दिल्ली लगभग उजाड़ सी हो गई। सुल्तान की एक अन्य योजना थी सांकेतिक मुद्रा का चलन, जो कि 1329 ईस्वी में लागू की गई। सांकेतिक मुद्रा का चलन कोई बिल्कुल नया प्रयोग नहीं था। इस प्रयोग के पीछे जो कारण था वो ये था कि ये समय जो था वो आर्थिक मंदी का था। राज्य के पास बहुमूल्य धातुओं के जो भंडार थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। सोना और चांदी कम हो रही थी।
साम्राज्य के विस्तार में भी काफी धन खर्च हो चुका था। इसके अलावा जो अकाल आया उसके कारण राज्य की आय में कमी हो गई। जो कृषकों से कर मिला करता था उसमें कमी हो गई। राजस्व में जो वृद्धि के प्रयास किए जा रहे थे वो वृद्धि तो हुई नहीं बल्कि उसमें भी कमी हो गई। तो इसलिए उसने सांकेतिक मुद्रा का चलन किया और ये निर्णय लिया कि ये जो सांकेतिक मुद्रा है ये पीतल और तांबे के टंके जारी किए जाएंगे और इससे जो जनता है वो अपना लेन देन किया करेगी। साथ ही इससे पूर्व चीनी और ईरानी शासकों द्वारा भी सांकेतिक मुद्रा के क्षेत्र में प्रयोग किया गया था और चीन में ये प्रयोग काफी हद तक सफल भी हुआ था। तो संभवतः सुल्तान को ये लगता होगा कि इस तरह का प्रयोग करके वो अपने राजस्व में वृद्धि कर सकता है। लेकिन सांकेतिक मुद्रा का जो चलन था या उसका जो योजना थी वो भी असफल रही। कारण क्या था कि कोई भी नवीन मुद्रा जब हम जारी करते हैं तो लोगों को विश्वास में लेना जरूरी होता है। लेकिन जब इस मुद्रा का प्रचलन बाजार में हुआ उससे पहले सुल्तान ने या अधिकारियों ने जनता का विश्वास जीतने का प्रयास नहीं किया। इसके अलावा टकसाल पर जब नई मुद्रा प्रचलन में आ रही है तो जो टकसाल है उस पर राज्य का नियंत्रण होना आवश्यक है। लेकिन सुल्तान के अधिकारियों द्वारा इस तरह का कोई नियंत्रण नहीं किया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उस मुद्रा के साथ साथ बहुत सी नकली मुद्रा प्रचलन में आ गई और नकली मुद्रा प्रचलन में आने के परिणाम स्वरूप उसका परिणाम क्या था? राजस्व में घाटा होना, जो कि निश्चित था और वही भविष्य में हुआ। साथ ही लोगों ने, जो जनता थी उसने भी अपना जो व्यापारिक लेन देन था वो चांदी की बजाय ये तांबे और पीतल की मुद्रा में किया करती थी और जो उसके पास चांदी की मुद्रा थी उसे उसने अपने घर में संचित करना प्रारंभ कर दिया। जब और सुल्तान ने भी ये विकल्प दिया था कि लोग अपनी मुद्रा को राजकोष से चांदी की मुद्रा में बदलवा सकते। जब इस तरह का आदेश सुल्तान द्वारा जारी कर दिया गया तो जनता जो थी उसने अपनी पहले तो उसने अपनी चांदी की मुद्रा का घर में संचित कर लिया और जो बची विशेष मुद्रा थी उसे उसने चांदी की मुद्रा से तब्दील करा लिया या एक्सचेंज करा लिया, जिसके कारण जो सुल्तान का उद्देश्य था वो पूर्ण रूप से असफल हो गया, क्योंकि सुल्तान इसके माध्यम से राजस्व में वृद्धि करना चाहता था। जो आर्थिक मंदी आ रही थी उसमें सुधार करना चाहता था, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप सांकेतिक मुद्रा का जो चलन हुआ और जिस प्रकार का बाजार में नकली मुद्रा प्रचलन में आ गई तो राजस्व को पहले की अपेक्षा और अधिक नुकसान हुआ और वृद्धि की कल्पना तो दूर की बात रही। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी की गई विभिन्न योजनाएं जो थी वो उनमें ऐसा नहीं कि वो सारी ही योजनाएं गलत थी, लेकिन उनकी क्रियान्विति गलत थी और साथ ही साथ सबसे बड़ी कमजोरी जो थी सुल्तान की वो ये थी कि सुल्तान जनता के साथ सामंजस्य बनाने में सफल नहीं हो पाया। कोई भी योजना क्रियान्वित करने से पहले यदि वो जनता का सहयोग ले लेता, अधिकारियों को सही से उनकी क्रियान्विति का आदेश देता, कठोरता पूर्वक वो लागू की जाती तो संभव था कि ये योजनाएं कुछ हद तक सफल हो जाती। लेकिन अब सुल्तान जिस उद्देश्य को लेकर चला था उनमें वो पूर्ण रूप से असफल रहा और अंततः उसके द्वारा ये बनाई गई जो योजनाएं थी और उनमें जो असफलता मिली वो आगे चलकर तुगलक वंश के पतन का एक सहायक कारण भी सिद्ध